गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। सो आज आप क्या कर रहे हैं वही आपके भविष्य पे, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेट स्टेटमेंट यू कैन फॉलो, और ये फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में सक्सेसफुल डेफिनेटली आएंगे। तो ये एक कोटेशंस है, एक मोटिवेशन स्टेटमेंट मैं डालता हूँ, तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। फ्रेंड्स, ये द हिंदू का डेली करंट अफेयर्स डीसीए मैं यहाँ पे डालता हूँ, और इसमें एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, ये सारे चीज़ों का अमलगमेशंस यहाँ पे एक जगह आपको मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बन के आई है, G20 की 100 मीटिंग हो रही है। कहाँ पे? वाराणसी में। तो वाराणसी में अपने उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वहाँ पे ये मीटिंग हो रही है, जिसको अपने पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने अप्रोच किया है। और ये किसके बारे में हो रहा है? तो ये आपको एग्रीकल्चर साइंटिफिक चीफ मीटिंग हो रही है, जिसको मैं कल बताया था कि मैक्स भी बोला जा रहा है। इसका जो प्रिंसिपल है किस आधार पे है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे ये G20 की मीटिंग भारत में हो रही है। ये चीज़ें ग्लोबली एक नए तरीके से प्रेजेंट किया है भारत ने। ग्लोबल अपना इमेज बनाने के लिए, अपने एक नए आइडियाज़ और विचार को प्रेजेंट करने के लिए ग्लोबल स्टेज पे, ताकि एक बेटर प्लैनेट हम बना सकें। उसी को लेके जो कि मैं कल यहाँ पे बताया था कि वाराणसी में जो मैक्स की मीटिंग हुई थी वो किस चीज़ को लेके हुई थी? एग्रीकल्चर को लेके हुई थी। और मैक्स का क्या है? एग्रीकल्चर साइंटिफिक। इस चीज़ के बारे में साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे होंगे, और मिलेट्स को यहाँ पे प्रपोजल करा गया है कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, इसका उपयोग लोगों को बताया जाए कितना बेनिफिशियल्स है ये अपने फूड के लिए, ह्यूमन फूड के लिए। तो इसका यूजेस को बढ़ाने की बात करी गई है। कहाँ पे? वाराणसी मीटिंग में। तो ये चीज़ें थी। अब आते हैं जो मैं कल क्वेश्चंस पूछा था उसके बारे में कुछ आपको विशेष चीज़ें। तो कल के क्वेश्चंस कुछ ये थे जो आज आपको आंसर मिलेंगे। 5 साल पहले जो स्वाजीलैंड का नाम बदल के रख दिया गया था, वो क्या नाम था? वो नाम था किंगडम ऑफ एस्वातिनी। ये कहाँ पे है किंगडम ऑफ एस्वातिनी? तो आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका का ये जोन जो किंगडम ऑफ एस्वातिनी है, ये लैंड अभी आपको साउथ अफ्रीका के अंदर, और बॉर्डर मोजाम्बिक ये इससे जुड़ा है। ये चीज़ें अब आती हैं कुछ पुराने यूपीएससी के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस यूएनईपी। तो ये कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग है, यूएनईपी नहीं है। और ट्रैफिक इज इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ को आप ट्रेड करने, कंजर्वेशंस के लिए जाना जाता था। ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट इसका सेकेंड हुआ। और फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक? कौन सा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक गुड लिंक करता है? तो ये है आपका सत्यमंगलम फॉरेस्ट। सत्यमंगलम फॉरेस्ट में टाइगर रिजर्व ये है, ये एक लिंक का काम करता है। अब देख लेते हैं ट्रैफिक क्या है। तो ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई थी। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इसका फाउंडर है। यह एक ग्लोबल एनजीओ के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे सतमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने देखा मेंशन करा है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न कॉरिडोर का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास इसको करता है, जो कि गेटवे माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यह एक इम्पॉर्टेंट साइट्स है और बहुत ही फेमस इससे क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। और यहाँ पे 5 अदर प्रोटेक्टेड एरिया विच एडजॉइंस इंक्लूडिंग बिली गीरंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीगूर प्लेट्यू, मुदुमलाई नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये सारे रेंजेज, ऑल रेंजेस सत्यमंगलम एंड हसनपुर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एक्सेप्ट टीएन पल्याम रेंज फॉल्स विद इन सत्यमंगलम एंड थालावाडी तालुका। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और कभी भी स्टेटमेंट देखिए ये सब चीज़ के बारे में, लोकेशंस के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आज के प्रश्न। आज के प्रश्न क्या है? तो आज का जो प्रश्न है वो आपको ये है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। फ्रेंड्स, मैं 5 अलग अलग स्टेट का वहाँ पे क्वेश्चंस कल किया था, लेकिन अब मैं चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे एक स्टेट को पर डे कवर करूँगा, जिसके कारण आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यहाँ पे लिखना है कमेंट सेक्शंस में अगर आपको पता है, अन्यथा मैं कल आपको बताऊंगा ही। तो श्री साइलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना आंध्रा के बॉर्डर में है, तो तेलंगाना में पड़ता है। नाम ढापा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है, और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कान्हा ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मुकुंदरा ये राजस्थान में पड़ता है। तो मुकुंदरा है ये, मुकुंदा नहीं, मुकुंदरा नेशनल पार्क ये पड़ता है आपके राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं सेट करने के लिए कि कौन कौन से स्टेट में पढ़ते हैं, डायरेक्टली आ भी जाते हैं। कभी कभी अंदर के भी क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं कि श्री साइलम टाइगर रिजर्व किसके लिए फेमस है, नाम ढापा किसके लिए, और कान्हा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ऐसे चीज़ें भी आ जाती हैं। ये क्वेश्चंस आपको बताना है जो कि मैं यहाँ पे डाला हूँ। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि फोर्थ क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है भारत की वो 14.6 लाख करोड़ रुपए आई है। तो ये एक ह्यूज है, अभी तक का सबसे हाई है। और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, और ये टोटल 14.6 है फोर्थ क्वार्टर के लिए। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये जो बोला गया है, और फर्स्ट क्वार्टर में 5.9 था टोटल, 8.8 था टोटल, 7.7 गिर गया थर्ड में, और फोर्थ में 14.6 लाख इन्वेस्टमेंट बोली गई है। यह मार्च से लेके अप्रैल के आसपास यहाँ पे कवर करी गई है। तो आपकी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी है, भारत तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, इससे ये पता चलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका लद्दाख। तो लद्दाख में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्ट्रांगली। क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि एक कंट्रोवर्सी आ गई है दलाई लामा को लेके कि दलाई लामा पहले आपको बता दें कौन है। तो दलाई लामा बुद्धिस्ट के जो बुद्धिज़्म रिलीजन है उसके संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, और इनको आज करंटली इनको ये बोला जाता है कि ये बुद्धा के अवतार भी हैं, बुद्धा के जैसे अवतार भी हैं। तो इसलिए इनका जो सेंटिमेंट और रिलीजियस एस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा है बुद्धिस्टों को लेके, और इनको एक भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी आई है? कंट्रोवर्सी ये आई है कि एक वीडियो आया है जो कि दलाई लामा के बारे में क्या बोला गया है। दलाई लामा के बारे में कुछ अशब्द बोले गए हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हैवी प्रोटेस्ट चल रहा है ये यहाँ पे, और ये तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा लाहुल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो हिमाचल से लेके लद्दाख इस जून तक सारी की सारी ये चीज़ें चल रही हैं और इस पे डिमांड करी जा रही है। तो लद्दाख के जो एमपी हैं जामयांग सेरिंग नांगयाल बहुत फेमस है ये, और इनका ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ये भी डिमांड कर रहे हैं। दलाई लामा इज़ नॉट एन इंडिविजुअल बट 21st सेंचुरी लिविंग बुद्धा। तो इनको लिविंग बुद्धा के रूप में जाना जाता है। ये लिविंग बुद्धा के रूप में इनको बोला जाता है कि ये अभी पृथ्वी पे लिविंग बुद्धा हैं। और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह चेयरमैन तासी गलसोन ने ये कहा है कि यह ऐसा दिख रहा है जैसे कोई
बुद्धिस्ट एक कैंपेन कर रहा है, तो एक कैंपेन के रूप में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए आगे क्या निकल के आता है। यहाँ पे भी एक नया प्रोटेस्ट हो रहा है आपके पिंक सिटी में। तो पिंक सिटी में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? तो पिंक सिटी में इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 19 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के जो क्रिएट कर दिए गए हैं उसके लिए बोला जा रहा है कि इसके विरुद्ध में बोला जा रहा है कि इसे हटाइए। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक नई चीज़ें इन्फॉर्म करी है कि दिल्ली के जो एलजी हैं आपके सक्सेना, वीके सक्सेना साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको एक ऑर्डर भेजा गया है कि आप अपने मन से कैसे फिनलैंड जाने के लिए आप कह सकते हैं किसको, यहाँ के जो ट्रेनर हैं, टीचर को ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने आदेश दे दिया है कि आप जाइए और लोग फिनलैंड जाके ट्रेनिंग लेंगे। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट इनसे क्वेश्चंस किया है कि आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर कैसे इस तरीके से, गलत तरीके से उपयोग करेंगे और ये आपके दायरे में नहीं आता है। तो एलजी की भी एक अपनी सीमाएं हैं, एलजी का भी एक डिस्क्रिशनरी पावर है और एलजी का अपनी एक पावर है। तो उस पावर को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। और एलजी सक्सेना का ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं दिया है और जो भी चीज़ें ये हुई हैं ये डिसाइड करती हैं कि विच टीचर टू सेंड एंड हाउ टू सेंड एंड व्हेन टू सेंड। तो ये चीज़ें प्रीवियस हियरिंग में ये बोले थे, लेकिन सक्सेना के जो राजनिवास है वहाँ के ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन मिली है कि एलजी ने अप्रूव किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे भेजने के लिए अप्रूव किया है और ट्रेनिंग में 52 से 87 लोगों को ये अप्रूवल मिली है। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब लीगल क्लैश हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। ये एलजी गवर्नर जो हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं गवर्नर स्टेट लीडर। तो गवर्नर जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड टू मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से अधिक भी ये अपॉइंट किए जा सकते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 के बाद से। तो पहले एक ही था, लेकिन 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 ये करता है। हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी कौन होते हैं? एलजी होते हैं, जो कि ये हैं सक्सेना साहब। ओनली यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी है पोस्ट इन इंडिया। तो ये इनका पोस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन आर अपॉइंटेड इन अदर यूनियन टेरिटरी। अदर यूनियन टेरिटरी में इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं। फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन करी गई है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका यूनियन टेरिटरी जो है वह मैनेज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हु एक्ट टू द एक्सटेंट दैट ही सी फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर होम ही अपॉइंट। तो जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उसके द्वारा वो कंट्रोल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो करेगा, चलाएगा। तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 को एडेड करता है आर्टिकल 239 AA टू द कॉन्स्टिट्यूशन। NCT नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली इज द नेम गिवन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये किससे 1991 का 69th अमेंडमेंट के अनुसार ये चीज़ें हो जाता है। आर्टिकल 239 AA ये याद रखने वाली चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 239 AA आर्टिकल याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 इज नोन एज LG। तो ये 239 आर्टिकल याद रखना है, भूलना नहीं है। इसी के अंदर LG का अपॉइंटमेंट होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर फंक्शंस इन दिल्ली आर डिफाइंड बाय सेक्शन 41 ऑफ GNCT, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि पहले बताया मैं 69th अमेंडमेंट के अंदर आता है। तो दिल्ली एक्ट 1991 ड्यूरिंग दैट मैटर फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पावर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर में इंटरवीन एट हिज डिस्क्रिप्शन द फॉलोइंग इज द सेक्शंस। ये जो सेक्शंस, ये जो चीज़ें मैं आपको बताया, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में है और उसकी डिटेलिंग मैंने ब्रीफिंग
थोड़ी सी दी है ताकि आप एलजी गवर्नर के बारे में समझ सकें। अब नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल और एडिटोरियल, वो देखते हैं। तो प्रोमोटिंग इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे किस चीज़ में, तो देखते हैं। आर्मी मैन ऑन ऑटिंग मसाकर इज डिसकंसर्निंग। आपको याद होगा एक चीज़, बहुत बड़ी बातें हैं। एक ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे मिलिट्री अपनी जो आर्मी है अपनी, वह कई रूप से मनमानी करती है। उनको पावर दिया गया है अप्सा, आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट। इसके अंदर उनको पावर दिया गया है कि आप अपने अनुसार चीज़ों को डील कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कई जगहों पे मिसयूज होती हैं। रिसेंटली आर्मी ने क्या किया, रिसेंटली आर्मी ने वहाँ पे कुछ लोगों को गन डाउन किया, वहाँ पे लोगों को गोली मार दी, जिसके कारण वहाँ पे प्रोटेस्ट हैवी हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो सेंटर को ये बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ें कब हटाओगे। ये इसकी डिमांड भी लोग करते आ रहे हैं बहुत समय से, प्रोटेस्ट भी आती है, और इसके बारे में अभी और एक आर्टिकल आएगा तो उसकी डिटेलिंग मैं आपको कवर करूँगा। अभी ये आधा अधूरा आर्टिकल है। और ये जो चीज़ें हैं, सेंटर हैज़ बीन क्वाइट ऑन रिड्यूसिंग द एरिया कवर्ड बाय द लॉ। तो सेंटर यहाँ पे हमेशा साइलेंट हो जाता है कि इस एरिया को मैं क्या करूं, इस एरिया के बारे में कुछ बोलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है। तो सेंट्रल भी नहीं चाहता कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंसी होती है, यहाँ पे मिलिटेंसी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेंटर भी इस चीज़ को हटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। नेक्स्ट आती है एडिटोरियल, चाइनीज सेनानी गन्स ऑन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का ये जो आर्टिकल है कई बार आया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे सूजन आर चिनॉय ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर डायरेक्टर हैं थे, तो ये इनका कुछ एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे। तो चाइना का जो मिनिस्ट्री सिविल अफेयर्स है, वो 2 अप्रैल को एक नोट जारी करता है, और वो एक प्रोवोकेटिव रिलीजिंग होती है कि चाइना के कुछ ज्योग्राफिकल जगहों के नाम जो हैं बदल दिए जाते हैं। वो क्या नाम रखता है, जंगनान। तो जंगनान जो है वो नाम रख देता है। यह एक बहुत ही कैची नाम है, बहुत ही अट्रैक्टिव नाम है वहाँ के लिए। और वो ये कहता है जंगनान की, जंगनान का पूरा मतलब ये निकाल के देता है कि यह एक साउथ तिब्बत का पार्ट है, साउथ तिब्बत का पार्ट है, और जिसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब लोग वहाँ पे जो हैं वो तो प्रो इंडियन हो गए हैं, लेकिन ये नाम बदलता रहता है और डिस्टर्ब कर रहता है। चाइना की देखिए बहुत पुरानी पॉलिसी है कि किसी को अगर जब तक वो पीस में है तब तक उससे डीलिंग नहीं की जा सकती, इसलिए परेशान करो और तब जाके उससे बार्गेन करो और तब जाके अपनी डीलिंग करो। तो ये उसकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी में इंडिया बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। ये चाइना क्या करता है, आपका 2 लैंड है, आपका एक लैंड ले लेगा और दूसरे लैंड की बार्गेनिंग करेगा। 3 लैंड है तो 2 पे कब्जा करेगा, कहेगा ये मुझे दे दो, ये दोनों तुमको दे देंगे। इसकी एक पॉलिसी और है, 3 स्टेप पॉलिसी। 3 कदम आगे चला गया, फिर 2 कदम पीछे, कहा ठीक है ले लो अपना, हम तुम्हारा छोड़ दे रहे हैं। तो ये ऐसी पॉलिसी है चाइना की, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है वर्ल्ड में। एक्सपेंसरी इसकी पॉलिसी है, अपने स्टेट को, अपने रीजन को बढ़ाते जा रहा है, कैप्चर करते जा रहा है लोगों के एरिया को, जिसके कारण ये आज इतना बड़ा लैंड क्रिएट किया है। पहले चाइना को जब आप देखेंगे तो चाइना बहुत छोटा सा था, एक ताइवान से भी छोटा। ओरिजिनल चाइना जो है वो ताइवान ही है अभी भी, लेकिन उसको जो है फेम और नेम उस तरीके से नहीं मिली, और ये डेवलप करके निकल आए। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी बनाए, लोगों को कैप्चर किए, लैंड कैप्चर किए, उस हिसाब से ये डेवलप करते चले आए हैं अपने आप को। और आज भी उनकी यही पॉलिसी है कि जहाँ मिले एक्सपेंड करते चलो और कॉलोनी बनाते चलो। और आज के डेट में तो ये इकोनॉमिक
पावर के रूप में भी उभर चुका है, तो इसके लिए कार्य करना और आसान हो जाता है। अब आते हैं बात कि यह क्या किया है। तो वहाँ जिस रीजन का ये नाम जंगनान रखा है, उस रीजन में आपको 2 रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, 5 माउंटेन पीक्स हैं, 2 रिवर हैं और 2 ओल्ड एरियाज हैं। 2017 में भी यह रीनेम किया था 6 प्लेसेस के अरुणाचल प्रदेश में। 2021 में 15 प्लेसेस को रीनेम किया था। तो ये रीनेम करता रहता है। इनके रीनेम से इंडिया कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाला, क्योंकि इंडिया के लोग तो प्रो इंडियन हैं। इनके नाम से क्या चेंज करके ये कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक हेरिटेज है, अपना एक हेरिटेज है, उस हेरिटेज को ये किल नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बाकायदा प्रूफ दिया है, वो हम देखेंगे। ये पांचेंग तवांग जांग सेला एक्सिस पे रनिंग डाउन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये जो रीजन है मैं आपको बताया, उस रीजन पे एक सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और मंचुगा तासो तहसील और वेस्ट सिटांग और लोहित और अजवा डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट के जोन में भी बहुत सारे नाम को इधर उधर किया। 2020 में भी ये क्या किया है, 80 जोग्राफिकल फीचर्स चाइना ने नाम बदले हैं, 80 जोग्राफिकल फीचर्स, और जिसमें पार्सल आइलैंड, स्पार्टेल आइलैंड, ये साउथ चाइना सी में पड़ता है। ये सारी चीज़ें ये किया है। तो इसकी हरकतें बहुत पुरानी हैं, जो कि मैं आपको पहले बताया। ये करता रहता है ताकि लोगों से अच्छी डीलिंग करी जा सके। 1983 में इसने 287 नाम को जियोग्राफिकल फीचर साउथ चाइना सी में इसको बदल दिया। जापान से इसकी भी पुरानी प्रॉब्लम है। तो जापान का एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड, बहुत फेमस है, आप लोग मैप में जाके देख सकते हैं। उसका नाम बदल के ये दायू ताओ रखा हुआ है। तो दायू ताओ रखा हुआ है, जिसके कारण इसमें चाइना में और जापान में प्रॉब्लम आती रहती है। तो सेनकाकू का इशू जापान के साथ है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, आगे भी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हिस्टोरिकल क्लेम क्या करता है कि 3 वारफेयर स्ट्रेटजी है इसकी, कि वेजिंग प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल और लीगल वारफेयर। तो ये इस सब चीज़ों का प्रयोग करके ये आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ 1 मई अप्रैल 2022 को ये चीज़ें होती हैं कि लेजिस्लेशन हैव मेनली डील्ड विद द नेमिंग, रीनेमिंग और स्टैंडर्डाइजिंग नेम विद इन चाइना। तो ये चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करता है क्या, कि ये नेम बदल देता है, पुनः नाम रख देता है, स्टैंडर्डाइज कर देता है उस नाम को। ये इसकी पॉलिसी में आती है। अगला चीज़ें निकल के आती हैं कि चाइना इनेक्टेड न्यू कोस्ट गार्ड। तो नया कोस्ट गार्ड लॉ भी ये लेके आया है, जो कि 1 फेब 2021 से इन्फोर्स किया है। और इसको कोस्ट गार्ड लाना ही था, क्योंकि पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड साउथ चाइना सी में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसके लिए लेके बहुत सारे ये कोस्टल गार्ड लॉज लेके आया हुआ है। चाइना जो है लॉन्च किया है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल पर्पस विलेज, सो कॉल्ड जियोंगकोंग विलेजेस। तो इन डुअल पर्पस विलेज की एक महत्वता इसकी है अपनी, जिसके कारण ये लोगों को परेशान करता है। परेशान करने के बाद वहाँ पे डील होती है, जो मैं आपको डीलिंग पहले यहाँ पे बताया। ये सारी चीज़ें केवल और केवल कि अगले वाले को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, फिर उनसे डील किया जाए, ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ है, चाइना के साथ है, ये लेके आते हैं। लेकिन इंडिया का कंसर्न सदैव एक स्ट्रॉन्ग वे में अपना सेपरेट है, और इसकी जो इंडिया की डिमांड और इसका कंसर्न है, ये रहता है कि हम अपनी चीज़ को क्यों किसी को कहेंगे कि ये चीज़ें मेरा नहीं है, या फिर ये नाम बदलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब ये चीज़ें सदैव इंडिया की है। और इंडिया का एक कल्चरल हिस्ट्री है, हेरिटेज है, जिसको ये प्रूफ किए हैं सूजन साहब ने। तो इनका कहना है कि चाइना जो भी चीज़ें कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उसका सारा क्लेम बोगस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की एक हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री को यहाँ पे ये मेंशन किए हैं। तो प्रेजेंस ऑफ तिब्बत जो बिगेन हुआ था 1720 में, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि किंग प्रेजेंस तिब्बत रीजन में हुआ 1720 में, आफ्टर चाइनीज इंटरवेंशन इन द इंटरसाइन
सेसेशंस स्ट्रगल फॉलोइंग द डेथ ऑफ सिक्स्थ दलाई लामा। तो सिक्स्थ दलाई लामा जो थे वो इसी जोन के थे, अरुणाचल प्रदेश वाले जोन के थे, और ये लोग तब वहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं। बर्थ प्लेस सिक्स्थ दलाई लामा की थी और फॉर्मरली नोन एज नेफा। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो वेरियस ट्राइब है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं और हर ट्राइब की अपनी एक विशेषताएं हैं, एक कल्चरल एस्पेक्ट है जिससे वो जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन सारे एस्पेक्ट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो पाएंगे कि वो किस तरीके से वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशंस इंडिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, मेनली इंडिया से ही कनेक्टेड पाई जाती हैं। जैसे कि अहोम किंगडम असम का जो है वह हिस्टोरिकली ओरिएंटेड है। असम में आपको, तो ये जितने भी अरुणाचल प्रदेश के लोग थे ये असम के जो अहोम किंगडम है उससे कनेक्टेड रहते थे कहीं ना कहीं, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। और कुछ ट्राइब जो थे मोनपास वगैरह जैसे, वो प्रोफेशनल क्या थे, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और वो बुद्धिस्ट थे। तो जिनके कारण इसका जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों का झुकाव है वो ज़्यादातर इंडिया के तरफ है। इन्होंने अपने रिलीजन को भी जोड़ के दिखाया है कि महाभारत और रामायणा में, कालिका पुराण में, विष्णु पुराण में, योगिनी पुराण में, कालिदास के रघुवंशम में भी ये सारी चीज़ें मेंशन है कि वहाँ से भी लिंकेज मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग इंडिया के कनेक्शंस बहुत अच्छा था और भारत से यहाँ की कनेक्शंस बहुत अच्छा था। तो कल्चरल और हेरिटेज को भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सोर्स ये इंडिकेट करता है कि किंगडम ऑफ प्राग्ञ ज्योतिष और कामरूप, ये जो किंगडम पहले हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, ये भी इनसे लिंकेज है और ये अरुणाचल प्रदेश के लोग काफ़ी इस सब चीज़ से जुड़े रहते थे। ये इनकी जुड़े रहने की इतिहास इन सब बुकों में, इन सब लेख में, लिटरेचर में मिलती है। मिसमी एक ट्राइब है जो जानी जाती है किस चीज़ के लिए कि ये डिसेंडेंट मानते हैं अपने आप को, किसका, भीष्मा का। तो भीष्माका का मानते हैं और कुछ क्लेम करते हैं कि वो किंग भालुका का भी डिसेंडेंट हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं। अब भीष्मा भालुका तो चाइना में तो है नहीं, तो ये चीज़ें किसको प्रूफ करती हैं, इंडिया को। तो वो क्लेम कर नहीं सकता, उसके सारे बोगस क्लेम हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मुस्लिम रूलर ऑफ बंगाल के भी कनेक्टिविटी होती है। जब भारत में मुस्लिम आए थे, रूल किए थे, तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिला था, आर्किटेक्चर, कुछ कंस्ट्रक्शंस मिले थे और वहाँ पे कुछ क्वाइंस भी मिले थे, जिसके कारण ये चीज़ें मानी जा रही हैं। आर्किटेक्चरल की बात करी जाए तो जो भी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन पाया गया है रामायणा में, महाभारता में, वो किस डिज़ाइन पे है, मेनली इंडियन डिज़ाइन पे मिली गई हैं चीज़ें। तो सारी चीज़ें आपको प्रो इंडियन मिल रही हैं और इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है और ये क्लेरिफिकेशन आर्कियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली सारी प्रूफ भी करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें, इनका ये भी कहना है कि अक्साई चिन्ह जो ये बोलता है वो अक्षय चिन्ह है भारत का और ये चीज़ें भारत का ही है। तो अक्साई चिन्ह आप लोग, जो ये भारत है अपना और ये वाला पार्ट, तो ये पूरा ये वाला पार्ट अक्साई चिन्ह ये बोलते हैं, लेकिन ये अक्षय चिन्ह है अपना। और इस तरीके से ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को इंडिया का मानते हैं, ऐसा चीज़ इनका कहना है। तो ये बहुत अच्छा एक एडिटोरियल था इनके द्वारा लिखा गया, तो सोचा मैं इसको अच्छे से कवर करूँगा आपको और इसकी डिटेलिंग आपको ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आपके वरुण गांधी साहब हैं, इनका एडिटोरियल आया हुआ है कि एक्सट्रीम हीट अभी है, कई लोगों की 15-20 लोगों की डेथ भी हो गई है रिसेंटली, उसको लेके हम देखेंगे। तो अराउंड 315 मिलियन इंडियंस वेर एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस बिटवीन अप्रैल मई 2022। ये इतना ख़तरनाक चीज़ है कि ये हर तबके के लोग, ये मैटर नहीं करता है कि आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, यंग हैं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्लाइमेट डिजास्टर, क्लाइमेट प्रॉब्लम जब आता है तो ये सबको चपेट में लेता है और इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। तो ग्लोबली इम्पैक्ट करता है, इसलिए ग्लोबली सबको यूनाइट होना पड़ेगा, तभी जाके इसका
काम होगा। अगर ग्लोबली यूनाइट कोई नहीं हुआ तो ये कोई ये कह दे एक कंट्री या एक स्टेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बातें इसकी होती हैं क्लाइमेट की। अब यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं 1990 से लेके 2019 तक जो समर टेम्परेचर ऑन एवरेज बढ़ा है वो 0.5 से 0.9 के आसपास बढ़ा है। 0.5 से 0.9 के आसपास इंक्रीज करी गई है, ये एवरेज बता रहे हैं, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में 54% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट हैव सीन सिमिलर राइज इन विंटर टेम्परेचर। तो विंटर टेम्परेचर जो है इन स्टेटों में बढ़ गई है, विंटर टेम्परेचर बढ़ गई है, जिसके कारण यहाँ के लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ जाने से केवल क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, यही ना कि गर्मी लगेगी, तो जी नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो उसके एस्पेक्ट को देख लीजिए। सबसे पहले आपको आएगी एग्रीकल्चरल पे, फिर आएंगे हेल्थ पे। एग्रीकल्चरल सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर आपका प्रोडक्शंस इम्पैक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है फार्मर इम्पैक्ट होंगे, फार्मर इम्पैक्ट होंगे तो कंट्री भी इम्पैक्ट होगी, कंट्री इम्पैक्ट होगी तो देश की इकॉनमी इम्पैक्ट होगी। ऐसी चीज़ें इंटरलिंक करके आप देख सकते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें होंगी। अगर फार्मर का प्रोडक्शंस घट गया, मान लीजिए ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, या ओवर रेनफॉल हो गया, डिजास्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, या फिर हेल स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, ये सूखना, ये फेमाइन आ गया, ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और ये एग्रीकल्चर फील्ड में है तो किसको इम्पेक्ट करेगी, इंडिया को। ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी और ये इंडिया को इम्पेक्ट कर रही हैं, लेकिन वर्ल्ड भी इससे क्या बचा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम आएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रेट फेमाइन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसके कारण खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बात आती है हेल्थ की, तो अभी रिसेंटली 20-25 लोगों की डेथ हो गई है। अगर कहीं से भी हीट वेव चल रहे हैं तो ये क्या इम्पैक्ट करेगा, लोगों की खेती पे, लोगों के पॉकेट पे, लोगों के रोज़गार पे, लोगों का आना जाना, और जितने भी फ्लोरा फौना है, एनिमल्स हैं, सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं वाटर की स्कार्सिटी भी बढ़ेगी और प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसका रिजोल्यूशंस क्या है, क्या इसके मिटिगेशंस हैं, ये भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ये क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि राइज बाय 23.2.3 से 5 डिग्री तक 100 डिस्ट्रिक्ट में 2050 तक बोल रहे हैं, ये बढ़ सकता है। वेदर की वेरिएबिलिटी, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताया, वेदर जब चेंज हो रहा है तो ये ग्लोबली मैटर आ जाता है। ऐसी चीज़ें इन्होंने कवर करी, बहुत अच्छा ये एडिटोरियल लिखे हैं और ये मज़ा आ जाएगा आपको समझ के। और सारी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बताए हैं। जो ये सिटी है, दिल्ली की बात करी गए हैं, और सिटीज़, स्पेशली मैं दिल्ली को कंसर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोला गया है वो क्या बोला जा रहा है, टेम्परेचर 4 to 12 डिग्री सेल्सियस हायर देन रूरल। तो यहाँ 4 से लेके 12 तक यहाँ पे डिफरेंसेज आ रहे हैं, जो रूरल एरिया में है और जो अर्बन एरिया में, जिसके कारण एक ह्यूज डिफरेंस है और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जनवरी में थोड़ी सी ठंडी फील होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मार्च तक, फरवरी तक आती है, फरवरी के एंड तक, तो हम लोगों को हैवी हेल स्टॉर्म और समर का भी फीलिंग आने लगती है। तो ये हीट वेव ही है जो इतनी जल्दी आ रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और 90% ऑफ इंडिया जो क्यूमीन प्रोडक्शंस है, जो जीरे की प्रोडक्शंस है, वो आपकी गुजरात और राजस्थान से आती है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस भी इम्पैक्ट हो रही है, जिसके कारण किसान क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उनके डेप्ट भी नहीं हो रहे हैं, वो जो मार्केट से पैसे उठा रहे हैं वो भी पे आउट नहीं कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें ये बोली जा रही हैं। तो क्यूमीन क्रॉप जो है राजस्थान की, वो भी इम्पैक्ट हुई है। और दूसरा ये जो मैं बोला आपको, ड्रॉट और हायर मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इम्पैक्ट करेगा किसको, ये सीधे बोल रहे हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी को,
लेबर की प्रोडक्टिविटी, अगर कहीं भी हीट वेव चल रही है तो क्या लेबर कितने अच्छे से काम कर लेंगे। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी घटी तो कंट्री की भी प्रोडक्टिविटी सीधे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर ही कोई कार्य करने के लिए आता है। आज के डेट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लीजिए, वहाँ कार्य करेंगे लेबर। लेबर नहीं रहेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक एक ईंट बनाने वाला, एक एक खंबा लगाने वाला आपका लेबर ही है, अगर किसी भी कंट्री का इंफ्रा देखेंगे तो ये लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हीट वेव चल रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी घट जाती है सबकी, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आते हैं। और मार्जिनल प्रॉब्लम, दिस इंक्लूड मार्जिनल प्रॉब्लम लेबर्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट और स्ट्रीट वेंडर प्लेइंग प्रोसीजर। तो ये सारे लोगों को, जो छोटे छोटे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है। इसका मिटिगेशन हम देखेंगे, मिटिगेशन क्या हो सकता है। तो ये ग्रीनिंग की बात करी गई है कि ग्रीनिंग इसका मिटिगेशन हो सकता है। और अर्बन लैंडस्केप में प्रति जगह पे 7-7 पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम से कुछ हद तक निजात हो सकती है। और एक्सपेंड करने के लिए बोल रहे हैं कि वेटलैंड बढ़ाइए, रिस्टोर करिए, पौंड तालाब को सूखने नहीं दीजिए, पानी को स्वच्छ रखिए, कलेक्ट करिए, हार्वेस्ट करिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और घरों को ऐसे डिज़ाइन किया जाए, ऐसे सिटी को डिज़ाइन किया जाए कि वो ब्रिक की जाली जो होती है उसमें वेंटिलेशंस और टेराकोटा के टाइल्स लगें, जिसके कारण वहाँ पे वेंटिलेशन हो और हीट एब्जॉर्ब कम से कम हो, और वेंटिलेशंस वाले घर बनाने जाएं। ये ऐसी चीज़ें बोली जाएं। बाद में ये बोल रहे हैं कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, ये जो चीज़ें हैं वो जो फ्यूल इस्तेमाल कर रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे ये चीज़ें सही हो सकती हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि क्लीनर फ्यूल एनर्जी कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि इंडोर एयर पॉल्यूशन करता है। सही बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अर्बन डिज़ाइन की बात करिए कि चंडीगढ़ में जो डिज़ाइन हुई है वो भी बात करी गई है कि इस हिसाब से अगर डिज़ाइन होगी तो सारी चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए आप अपने घर का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, कहीं भी रह रहे हैं वहाँ का जो सेटअप तैयार करिए, उसको देखते हुए तैयार करिए, ताकि वहाँ पे सस्टेन करने के लिए ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो। लार्ज फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने का बात कर रहा है, कंजर्व करने का बात कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशंस को कम करने की बात करी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस रिड्यूस करने की बात करी गई है, अपना पर्सनल व्हीकल कम करने की बात करी जा रही है, और लैंडफिल, जो भी कूड़ा करकट है, जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं दिल्ली में, उसको कम करने की बात करी गई है, मीथेन प्रोडक्शंस को भी कम करने की बात करी गई है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको सिग्रीगेट करने की बात करी गई है। सिग्रीगेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक आलू, गोभी, टमाटर का कूड़ा करकट हो गया, एक प्लास्टिक का कूड़ा करकट हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक का कूड़ा करकट हो गया, एक मेडिकल का कूड़ा करकट हो गया। तो बहुत सारे कूड़ा करकट अलग अलग वैरायटी के हैं, तो इसको सिग्रीगेट करिए। खराब मटेरियल अलग, गैजेट मटेरियल अलग, और मेडिकल मटेरियल अलग। तो इस हिसाब से जब अलग अलग करेंगे सिग्रीगेट तो वो इजी रहेगा, और उसको हम लोग रिसाइकल करने में भी काफ़ी अच्छे से उसकी यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये इसकी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज, सेल, इस पे भी पड़ रही है, जिसके कारण हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी में ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो एक अर्बन हीट मैनेजमेंट हो हर सिटी, डिस्ट्रिक्ट में और म्यूनसिपैलिटी में, हर लेवल पे, तभी जाके ये चीज़ें होंगी। अल नीनो ने सबको इन्फ्लुएंस किया है, और इस इन्फ्लुएंस का एक ही चीज़ है कि आपको एफॉरेस्टेशन पे जोर देना पड़ेगा, आपको रेजुविनेट करना पड़ेगा। जो सूख गए तालाब, रिवर, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको रेजुविनेट करेंगी। और हीट वेव से बचने के लिए ये उपाय दिए हैं कि अपने घर में वेंटिलेशंस की मात्रा अच्छा रखिए और टेराकोटा के टाइल्स इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और इनकी जो आइडियाज़ हैं हमको लगता है बहुत हद तक प्रोमिनेंट हैं और कार्य कर सकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये पिटीशन सेम सेक्स पे आप लोग, कल मैं बताया था वही चीज़ें निकल के आई हैं। आज क्या है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें नहीं हैं, अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। चंद्रचूड़ साहब सुनवाई करेंगे तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल लाइन, ये जो इशू हैं निकल के आई हैं कि ये इसको बैन करने के लिए, इसको नहीं सुनने के लिए यहाँ पे एफिडेविट भरी गई है कि आप देखिए इसको सुनिएगा। अभी तो अलग तरीके से ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे दिए हैं। तो क्या एस्पेक्ट है
यहाँ पे सिटीजन्स का और क्या एस्पेक्ट है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का और एनजीओ का। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ये कर रही हैं एमपी कि ये गलत है और मानव में मेल और फीमेल में ही ये शादी हो सकती है और तभी हैप्पी लाइफ हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ना कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सीधे क्या बोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो चीज़ें आप लाए हैं वो एक आइडिया ऑफ सेम सेक्स मैरिज इज मेयरली एन अर्बन इलिटिस्ट व्यू। तो अर्बन इलिटिस्ट व्यू जो भी शहर के बड़े बड़े लोग हैं उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पार्लियामेंट तय करेगा, ये चीज़ें कोर्ट तय नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट और कोर्ट में ही लड़ाई कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसी चीज़ें हैं। कंचन फाउंडेशन ये जो है सपोर्ट कर रही हैं कि एक अच्छा रीजन है, अच्छा चीज़ है, लेकिन ये इतना जल्दी ये चीज़ें होंगी नहीं, बहुत टफ टास्क हो जाएगा। यहाँ पे 5 जज का सुप्रीम कोर्ट बेंच हेड करेगा DY चंद्रचूड़ जी को, इतना अभी इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको बता दिया। आगे जो आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ये जामनगर टू कांचीपुरम ये है क्या, मैपिंग इंडिया एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट। तो एक्सपोर्ट करने का क्या क्या भारत के हॉट स्पॉट हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जामनगर गुजरात में स्थित है और गुजरात में सूरत भी है और महाराष्ट्र में मुंबई है। ये जो चीज़ें हैं मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो एक्सपोर्ट में कौन है, सबसे पहले जामनगर। तो जामनगर किसके लिए फेमस है, तो जामनगर आपका ये देखिए पेट्रोलियम के लिए फेमस है, और ये आपका ज्वेलरी के लिए मैप 2B जो है ज्वेलरी के लिए फेमस है, और मैप 2C जो है राइस व्हीट सीरियल के लिए फेमस है। तो ये लोकेशंस हैं ये जो मैं आपको मेंशन करा हूँ। और ये फार्मास्यूटिकल 2F के लिए फार्मास्यूटिकल का है, जैसे अहमदाबाद हो गया और मछली मालकांगरी हो गया, रंगा रेड्डी हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। तो ये फार्मास्यूटिकल के लिए, ये व्हीकल के लिए है। व्हीकल का प्रोडक्शंस कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हो गया, औरंगाबाद, पुणे, ये सारी चीज़ें, कांचीपुरम। मैप 2D जो है वो मैप 2D वाला स्मार्टफोन्स के लिए है। स्मार्टफोन कहाँ पे है, कोलार में, कांचीपुरम में, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें हॉट स्पॉट हैं, यहाँ पे प्रोडक्शंस हो रही है। अगर ओवरऑल प्रोडक्शंस की बात करी जाए तो ये देखा गया है कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जामनगर में दिखाया गया है जो 67% का शेयर रख रहा है। और प्रीसियस स्टोन ज्वेलरी कहाँ पे है, सूरत में है, जो कि 36% दिखाया गया। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक गौतम बुद्ध नगर 26%। व्हीकल का प्रोडक्शन कांचीपुरम 21% तमिलनाडु में। राइस व्हीट सीरियल करनाल में, हरियाणा 17%। फार्मास्यूटिकल कहाँ पे है, मछली मालकानगिरी, यहाँ तेलंगाना में 15%। ये चीज़ें अभी चली हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे कोस्टल जो स्पीसीज है आर लिविंग ऑन प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशियन। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो अभी ये चीज़ें इन्होंने पता करी हैं और बहुत सारे समुंदर में जाके ये जो नेट है प्लास्टिक के, ये जाली है मछली पकड़ने वाला, जो बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं वो ट्रॉल अपना लेके जाते हैं, और जब ट्रॉल ख़राब हो जाता है तो जाली वहीं समुद्र में सी में फेंक के चले आते हैं, जिसके कारण वह कई 100 सालों तक डेब्रिस के रूप में जमा हो जाता है। अब ये क्या बातें कर रही हैं उसके बारे में हम उसकी डिटेलिंग देखेंगे। तो ये लेके आई हैं, ये कैलिफोर्निया बेस्ड नॉन प्रॉफिट ओशियन वेगू इंस्टीट्यूट फिश्ड आउट डिरेलिक्ट नेट। तो ये जो यूज़ में नहीं है वो नेट लेके आई हैं और इसके बारे में कुछ अपने रिपोर्ट में दी हैं। तो रिपोर्ट क्या है कि प्लास्टिक ट्रैश जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और अर्बन रिफ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो शहर के प्लास्टिक कूड़े कचरे जो भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसके कारण एक एबिस्मल ट्रेंच आप जाके हमको बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पे है, इसका लोकेशंस। और एबिस्मल ट्रेंच पे जाके ये लोग इस चीज़ का
खोज किया है ये लोग, इसको लेके आया है मार्केट में, और ये बताए हैं कि किस तरीके से ये जो ओशियन लाइफ है, ओशियन लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रहा है और ह्यूमन बीइंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो एंथ्रोपोसीन युग में, ये जो रिसेंट वर्ड बोला गया एंथ्रोपोसीन, इस युग की बातें करी गई हैं, इस युग की बातें करी गई हैं। आज के युग को एंथ्रोपोसीन जो बोला जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा, उसकी बातें करी गई है। सच में ये केवल और केवल ह्यूमन का युग माना जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें लेके आई हैं। तो अर्बन रिफ्यूज, रिवर, फॉरेस्ट, स्लोप, सारे के सारे ये डेप्थ में, एबिस्मल ट्रेंच में मिले हैं। और ग्रेट पैसिफिक गराज पैच में ये क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ वाटर जो हैं ओशियन में बहे हैं, और वो विंड्स और कोरियोलिस फोर्स से बह के एक लूप, जिसे हम गायर कहते हैं। अगर गायर किसे कहते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है अपनी और ये इक्वेटर है, तो जो भी चीज़ें करंट के रूप में चलती हैं ऐसे, वो ऐसे आती रहें और इधर से इधर को आती हैं। तो ये गायर एक सर्किल के टाइप से होती है, वाटर इधर गया फिर इधर आया फिर इधर, तो ये साइकिल चलता रहता है, उसको गायर बोला जा रहा है, एक लूप बोला जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बात बोलते हैं। ये सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट ये है आपका 23.1/2। तो ये नॉर्थ और साउथ, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में बातें करी गई हैं कैलिफोर्निया में, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस से मूव करती हैं। ये जो चीज़ें मूव करती हैं, जो गायर जो बोल रहे हैं हम, तो इस गायर में क्या है, हवाई के आसपास इन्होंने वेस्ट स्ट्रिप सम ऑफ द डेब्रिस को ये कलेक्ट करी हैं और इसका टेस्टिंग की है। तो ये इनका ये कहना है कि 45,000 से लेके 1,29,000 मेट्रिक टन्स ऑफ द प्लास्टिक प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। तो इसकी बेडिंग हो गई है इस ट्रेंच के आसपास, इतने टन का बेडिंग हो गई है जो माइक्रो प्लास्टिक में बदल गई, और वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। उसी के कारण ये बोल रही हैं कि ये एंथ्रोपोसीन है, और एंथ्रोपोसीन युग में ह्यूमन बस अपना देख रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सुनामी जब आई थी 2011 में, तो कंट्रीब्यूट किया था डेब्रिस को, गार्बेज को ये लेके भी बाहर आया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम समुद्र में डंप करेंगे, वो बाहर एक दिन आनी है, और हम जो नेचर के साथ प्ले करेंगे तो नेचर भी हमको अच्छा से ट्रीट नहीं करेगा। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं सारी चीज़ें। वेयर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके क्या हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स वहाँ पे रिलाई करते हैं, उस जोन में रहते हैं। कुछ मोलेस्का भी हैं, ऐसे एनिमल्स वहाँ पे पाए गए हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस रिपोर्ट में सारी मेंशन करी गई हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड के कुछ IR न्यूज। तो रसिया जो है वो 6 राइट ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हमारे जयशंकर साहब और रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनियल वलेसिवोच-मंटूवो, तो ये दिल्ली में अभी मीटिंग चली है। मीटिंग किस चीज़ पे है, तो कंट्री क्या चाहता है कि इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और इंक्लूडिंग मशीनरी क्या रिप्लेस करने के लिए, कि वेस्ट से जो चीज़ें आ रही हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। ये किसका कहना है, ये डेनिस वलेसिवोच-मंटूवो का। तो ये PM है रसिया के, तो रसिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है। तो रसिया नीड्स एड्रेसिंग इन द रूपी रूबल ट्रेड। तो रूपी रूबल ट्रेड को भी यहाँ पे बढ़ावा देने की बातें करी गई हैं इन दोनों लोगों के बीच में। और हियर को चेयर ऑफ 24th रसिया इंडिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। तो IGC 24वां IGC कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। IGC क्या है इंडिया इंटर गवर्नमेंटल, रसिया इंडिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशंस हैं जो दिल्ली में होस्ट हुआ। तो ये किस पे बातचीत के चक्कर में हुआ है, तो इस पे एक्सपेक्ट किया जा रही है डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशंस, ये दोनों कंट्री के बीच में
ये चीज़ें हुई हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। पेमेंट इज़ वन ऑफ द इशू बट लैक ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये चीज़ें यहाँ पे बात करी जा रही हैं। तो इम्पोर्ट और ये सारी सेक्टर को ये चीज़ें चेंज करने की बात करी जा रही है ताकि जो डेवलपमेंट हो सके वो सही मार्ग में डेवलपमेंट हो सके। जो हम लोग वेस्ट से प्रोडक्ट मंगाते हैं, जो हम लोग वेस्ट से प्रोडक्ट लाते हैं, उसको भी घटाया जा सके और सही चीज़ें डेवलप करी जा सके। ये चीज़ें यहाँ पे डील चल रही हैं। नेक्स्ट निकल के आता है कि उषा पटनायक जी को मालकम एडिसिया अवार्ड 2023 का दिया गया है। यह सोशल साइंटिस्ट हैं और इस फील्ड में जो अच्छा करता है उसको दिया जाता है। तो उत्सा पटनायक इनका पूरा नाम है, आप देख सकते हैं। इनको मिला है मालकम एडिसिया अवार्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 2022 का जो अवार्ड मिला था वह प्रभात पटनायक जी को मिला हुआ था। इंडिया होस्ट करेगा समिट किस पे? बुद्धिज़्म पे, जिसमें कम से कम 30 कंट्री के डेलीगेट पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी काम करेगी? तो कल्चर मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशंस इसकी सहायक होगी। इंडिया जो है बर्थ प्लेस है बुद्धिज़्म का, और लॉर्ड बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है आपके लुम्बिनी में नेपाल में है, और वो भी कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। आज वो नेपाल के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल नाम का कोई पहले चीज़ नहीं था, वो सारा इंडिया ही था, इसलिए इंडिया को इस तरीके से माना जाता है। 170 डेलीगेट्स आएंगे और इस पे बहस करेंगे। तो इसका थीम क्या रखा गया है? इस बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया है? रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंज फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, इसका थीम रखा गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं 4 थीम पे काम करने की बातें करी गई है। क्या? बुद्धा धम्म एंड पीस, बुद्धा धम्म इन्वायरमेंटल क्राइसिस, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, लिविंग हेरिटेज एंड रेलिक्स। तो इस थीम पे ये काम करने के लिए बात करी गई है और ये इसका थीम है। तो ये इसका थीम भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल जो है नित्या श्री एंड थुलासिमाती, इन्होंने क्या जीता? अभी ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल संडे को इन्होंने जीता है और 18 साल की हैं नित्या। डिफीट की हैं किसको? पेरू गुलियाना पोवेत फ्लोरेस 2020 से। तो ये जीती हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो ये इसको अप्रेज करा जाना चाहिए। आज का जो क्वेश्चंस है आपके सामने वो लेके आया हूँ कि यूपीएससी का जो क्वेश्चंस है वो ये है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है? सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शंस वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, enrolling the person in university for distance learning program, अच्छा, reserving some skilled job to rural and urban poor in some public sector undertaking, certifying the skills acquired by the trainee under national skill development program। ये चारों में से कौन सा सही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल के लिए वेट ना करें, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चंस जो देख लेते हैं, विद रिफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलिटी का क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक की भी आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कल आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये थी आज की पूरी DCA डेली करेंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बिल्कुल दबा दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।